हाँ भाई, तो हाइड्रोजन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने वैसे तो लास्ट क्लास में स्टार्ट करा ही था, तो तुम्हें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, जो मैंने ऑलरेडी करवाया था, तो मैं चीज़ें कुछ सिमिलर ही दिखेंगी, ठीक है। तो तुम सबको पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, राइट। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है, H2। तो स्टार्टिंग में जिसने नोट कर रखा है वो दोबारा से नोट ना करे, क्योंकि मैंने इसके अंदर वही कंटेंट डाला है, जो जो अलग से वो उतार लेना, ठीक है। तो और ये क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, H2, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये देख रहे हो, तो ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय दी हेनरी, तो हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट था, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये लाइटेस्ट है ऑल गैसेस के अंदर, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है, एम आई राइट, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अकरेंस क्या होता है, तो मोस्ट अबंडेंट है यूनिवर्स में, सब मैंने बताया भी था 70% होता है, ठीक है। ये सब चीजें आएगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो प्रिंसिपल एलिमेंट है सोलर सिस्टम में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हल्की गैस है, तो हल्की गैस है तो जल्दी से उड़ भी जाएगी। तो ये सोलर सिस्टम में ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन की गैस। और मैंने तुम्हें बताया ये इनऑर्गेनिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक में चीजें हाइड्रोजन। याद करने वाली होती हैं, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट पे ही मिलता है इतना परसेंट, 15%, और किस फॉर्म में, जो वाटर हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, हाइड्राइड हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन सब में ही होता है। तुमने देखा होगा पूरा जो कार्बन कंपाउंड का चैप्टर था 10th क्लास में, सब में हाइड्रोजन था। कार्बन में वैलेंसी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करता है, राइट। तो ये बात सबको पता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है यस कि सर। लिखने तो दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, कि हमारे पास प्रिंसिपल एलिमेंट है सोलर सिस्टम के अंदर, और ये 70% है जो कि यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। इसकी एलिमेंटल फॉर्म अगर देखते हैं तो वो बहुत ही कम है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, मतलब अर्थ सर एटमॉस्फेयर में, क्रस्ट नहीं, एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट और ओशियन के अंदर, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, इन सब के रूप में मिलता है, और जो कि क्या है 15%। तो एटमॉस्फेयर में तो काफी कम है, लेकिन क्रस्ट पे काफी 15% काफी होता है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन के बारे में। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शायद मैंने पहले लिखवाई होंगी, नहीं लिखवाई है तो उतार लेना, बाकी लिखवाई है तो वो मत उतारना, ठीक है भाई। बहुत सिंपल था, चीजें याद करने वाली हैं तो इसलिए। पेरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो तुम्हें पता ही है इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या उतारोगे तो सबको पता है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस आयन, ये भी पता है हमको कि H प्लस कैसे बनेगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाइड्रोजन अपनी ऑक्साइड बनाता है, हैलाइड भी बनाता है, सल्फाइड भी बनाता है, यस। जैसे HS होता है, HCl होता है, H2O होता है। तो ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड तीनों बनाता है ये। और इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा या गेन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, निकाले जो गेन खुद करेगा। ऑक्सीडाइज करे। भाई रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, और खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए लॉस करना पड़ेगा उसे। तो वही तो है ऊपर वाली लूज प्रॉपर्टी, करेगा। लॉसेस। लॉस का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, याद करने बच्चों वाली बातें हैं ये, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ये बात सबको पता है ऑलरेडी, राइट एवरीबडी। क्या किसी को भी कोई डाउट है इसके यस अंदर, सर। शौर्या, वैष्णवी। तो इसमें नोट डाउन क्या क्या करना है, आप वो बता कुछ दो। नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये बहुत बच्चों वाली बात है, और ये तुम्हें पहले से पता है, ऐसा कभी कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। ये ये बस आपने स्लाइड बनाई है क्या? हाँ, ये हमेशा से मेरे पास बनी हुई है। पहले जो पहला साल था तो उसके अंदर हम इनऑर्गेनिक चीजें पढ़ाते थे, सब तो लेकिन ग्रुप में भी भेज देना। नहीं, शेयर नहीं करता मैं कभी, ठीक है। और तो ये हमारे पास है रिजेम्बलेंस विद सर फिर लिखने दो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास हेलोजन है। एक्चुअली मैं शेयर कर दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिमांशु से परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें इस चीज के लिए, क्योंकि ILC का कंटेंट शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारे पास अब हेलोजन से अगर हम देखते हैं तो हेलोजन से ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का एक रिजेम्बलेंस है, राइट। तो हेलोजन के लास्ट में भी क्या है, मतलब उसको लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमारे पास तो दो, मतलब ये गेन करके स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सामने ही दिख रहा है हेलोजन के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, कि अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो ये नोबल गैस बन जाएंगे। हेलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बन जाते हैं, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बन सकता है। तो सामने लिखा हुआ है शॉर्ट बाय द वन इलेक्ट्रॉन, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो H माइनस आयन बन जाएगा, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से आयन ही तो बनता है, अनायन। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, ठीक है। तो आई मीन H2 डायटोमिक, H2 हो गया, Cl2 हो गया, स्टफ लाइक हेलोजन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ तो मैं बहुत देखा था तुमने, राइट।
तो कार्बन एक नॉन मेटल की तरह एक्ट कर रहा है और वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट कंपाउंड साहिल? कोवेलेंट में क्या होता है, कोई बता सकता है संकल्प? बहुत शर्मनाक बात है, कोवेलेंट नहीं पता है किसी को तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो शेयरिंग तो आयनिक में भी होती है, तो इसमें क्या फर्क है फिर? अगर शेयरिंग ये भी, तो शेयरिंग तो आयनिक में भी था। माय गॉड, 10th क्लास पास कर ली और कोवेलेंट और आयनिक नहीं पता। कोवेलेंट में होता है म्यूचुअल सर, शेयरिंग। हाँ तो सर, शेयरिंग दोनों होती है, ट्रांसफर नहीं होता। शेयरिंग हाँ, और हाँ, बॉन्डिंग और आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है सर। इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आपस में शेयर करते हैं वो। कितनी बार बताना पड़ेगा यही बात? पूरा चैप्टर 4 खत्म हो गया कार्बन वाला, बॉन्डिंग वाला, और तुमसे अब पूछ रहे हैं बताओ। ठीक है, सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि फर्स्ट बुक भूल जाओगे। ठीक है, बच्चों वाली बातें। तो ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट। हाँ भाई, तो आइसोटोप के बारे में तो सबको पता ही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, राइट, सबको पता है। तो प्रोटियम क्या, और ये सब हमें बताए थे ना आइसोटोप्स। इसमें से ट्रीटियम वाला क्या है, आइसो मतलब रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सब चीजें तुमने देखी थी। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, मतलब वो चीज तो पता ही है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये मैं इसलिए जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो देखो, अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो ये अपने आप में देखोगे तो डेंसिटी थोड़ी सी ट्रीटियम की ज्यादा है, इसकी कम है क्योंकि मास कम है। इसका मास 9, 18, 27 डबल हो रहा है ना, क्योंकि 1, 2 और 3 था वो ऊपर की साइड मास, तो इसलिए डेंसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीजें और कुछ नहीं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर, एक नहीं। सेकंड। नो सर। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। तो मैंने आई गेस, अगर मैं डाई हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ, तो डाई हाइड्रोजन गैस हमने शायद स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, कुछ कन्वर्जन भी पढ़े थे शायद। तो अगर मेटल और एसिड की अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो डाई हाइड्रोजन गैस निकल के आती है, याद आया 10th क्लास की रिएक्शन? मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वो H2 गैस निकालते हैं, पॉप साउंड और सॉल्ट बनता है। देखो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी लास्ट क्लास में भी। ठीक है, यस सर। इसी तरीके से अगर NaOH की भी करवाते हैं तब भी H2 गैस निकल के आती है। तो ये उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें तुम्हें पहले से पता है और तुमने लास्ट क्लास में करी थी। तो चाहे तो बेस हो चाहे एसिड हो, अगर मेटल के साथ बनाते हैं तो मेरे पास H2 गैस निकल के आती है। ठीक है, अब देखो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में ना तुम इतना लिख लो, अगर तुम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, O2 गैस अपनी अलग निकलती है, हाइड्रोजन गैस अपनी अलग निकलती है। ठीक है, तो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर भी बोल सकते हो, बाय यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो मेरे पास H2 और ऑक्सीजन गैस अपनी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। तो एक एसिड विद मेटल, बेस विद मेटल, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, तो इससे हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है भाई, ये नहीं करना। हाँ, ये देखो, अब ऐसी ना हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन होता है। अगर ब्राइन, याद है ब्राइन का वर्ड आया था, हाँ सर, हॉट, चैप्टर हाँ 3 हॉट में। सॉल्यूशन, नहीं 2 में था। तो हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। ठीक है, तो जब तुम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हमको क्या मिलेगा, तो टू ऑब्टेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। तो ये मतलब बेसिकली बाई प्रोडक्ट भी निकल के आता है। उस प्रोसेस का नाम पता है क्या था? क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाँ सर। तो क्लोर एल्कली, इसलिए देखो अभी NaOH बना है तो एल्कली और ये क्लोरीन। लेकिन मैंने एक नाम बताया था कि H2 गैस भी निकलती है, लेकिन H2 गैस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसका नाम क्लोर एल्कली पड़ा था। क्लोर एल्कली हाइड्रो नहीं पड़ा था। समझ, याद आ रहा है कुछ कुछ सेकंड चैप्टर 10th क्लास का? हाँ सर, ये कमर्शियल पर्पस हाँ, के लिए फिर यूज होता तो ब्राइन को जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस करा था तो हमने पढ़ा था ना पूरा टॉपिक, क्लोरीन निकल के आई, हाइड्रोजन निकल के आई और बेस निकल के आया। और मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, क्योंकि क्लोरीन और अल्कली निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन भी निकलता है जिसको हमने इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं दी थी। लेकिन अब चैप्टर ही का नाम ही अगर हाइड्रोजन है तो अब तो हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना यार। ठीक है एवरीबडी, सब एकदम शांत बैठे हुए हैं यार। यस सर। हाँ ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन, और ये शायद रिएक्शन मैंने करवाई थी, देर एक बार चेक करो। सिन गैस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, याद आ रहा है किसी को?
सिन गैस के बारे में और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के Yes, बारे sir. में। तो अभी अब ये तो चलो ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रिपरेशन तो हमने देख ही लिया वैसे, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन देखने के बाद वैसे तो हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अभी मैंने बताई थी। तो ये कलरलेस होती है, सबको पता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, बहुत बार आ चुका है ये। लाइटर देन द एयर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब मैंने पहले भी पढ़ा चुका है तुम्हें, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट बताया, ठीक है। तो ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सबसे पहली बात, ये इनर्ट होती है, रूम टेम्परेचर पे किसी से कंबाइन नहीं करती, ये कंबशन नहीं करती है, मतलब जलती नहीं है, और ये लिटमस पेपर पे न्यूट्रल रहती है, ना तो एसिडिक ना ऐसा बेसिक। तो लिटमस पेपर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो ये बात हमें पता है, तीनों चीजें तो लिख लेना एक बार। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ऑल्दो ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, इनऑर्गेनिक में आधी बातें ऐसी होती है जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं, ठीक है। तो डज नॉट सपोर्ट कंबशन, न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर, ये बात हमें पहले से ही पता है। अब तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो हाइड्रोजन होता है ये अपने आप में कितने बॉन्ड को शेयर करता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप से, और किसी को इसको सर दे सकता है? एक एक ही करेगा। लूज करेगा तो H प्लस आयन बनाएगा, और गेन करेगा तो H माइनस आयन बनाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव बनता है, कटायन, और अगर गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, अनायन। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत होगी, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ से रिएक्शंस आ रही हैं। तो ये जो तुम रिएक्शन देख रहे हो अपने आप हेलोजन के साथ, तो देख रहे हो X2 प्लस H2 प्लस का X2, H2 प्लस का X2, तो ये क्या बन जाएगा, 2HX बन जाएगा। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका मतलब H2, और ये X अगर क्लोरीन होता तो HCl बन गया, अगर ये Br हो गया तो HBr बन गया, Cl होता तो HCl बन गया, यस और नो। तो हेलोजन यस के साथ सर भी कंबाइन करता है। डाई ऑक्सीजन सबको पता है, H2 प्लस O2 H2 बनता है, तो ये भी सबको पता है ऑक्सीजन के साथ। H2 प्लस का नाइट्रोजन, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है वैसे तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी में होता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में बन जाता है। ऑल्दो इतना हाई टेम्परेचर, ये बाहर की बात कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। सारे बच्चे लिख लेंगे, हेबर्स प्रोसेस, HABER। 3H2 प्लस का N2, it forms 2NH3 in the presence of 673 and 200 atmosphere in the presence of iron। तो ये मेरे पास क्या बनाता है, हेबर्स प्रोसेस। सब बच्चों के टिप्स पे ये होनी चाहिए रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस। सारे बच्चे बोलेंगे 3H2 प्लस N2 इट फॉर्म्स 2NH3, सारे बच्चे बोलेंगे। तो हेबर्स प्रोसेस सिर्फ यही है ना, जब हेबर्स टेम्परेचर है वो। प्रोसेस ये है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द तो प्रेजेंस सर ऑफ। आपने कहा कि अमोनिया बॉडी में भी बनता है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो वो हाँ, भी वो फिर हेबर्स नहीं है, चलाएगा। नहीं वो हेबर्स नहीं है। टेम्परेचर यही होना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर ये हम बाहर बना रहे हैं, अच्छा, बाहर लेबोरेटरी में अगर तुम्हें अमोनिया बनाना है तो हम ये सब चीजें करके बनाते हैं, ओके। वो हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी में भी तो अमोनिया होता है, यूरिनेशन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की तो हाँ होती है, और हम प्रोटीन प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन अमोनिया हमारी बॉडी में ही बनता है, लेकिन वो हेबर्स नहीं है। ये हेबर्स है, 673 पे तो चल जाएंगे हम, जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इसीलिए सब बच्चे, स्नेहा रिएक्शन बोलो एक बार हेबर्स प्रोसेस की, प्यारी प्यारी बच्ची। 3H2 plus N2 gives 2NH3। हाँ, और ये रिएजेंट याद रखने हैं सब लोगों को। ऐसी एल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1, तो ये H2 है, तो हमें मेटल कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तभी तो ये MH बनेगा, ठीक है। तो 2MH बन गया। तो बस ये याद रखना है, नीचे रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है ये। अगर कहीं पे मेटल ऑक्साइड है और तुमने H2 डाल दिया तो वो मेटल को अकेला कर देगा और खुद H2O बन जाएगा। तो H2 प्लस का कोई भी मेटल ऑक्साइड है, तो ये H2 मेटल से ऑक्साइड छीन लेता है, तो मेटल अपना अलग बच जाएगा और H2O बन जाएगा। क्या बोला अभी मैंने, अगर कहीं पे भी मेटल ऑक्साइड है, तुम चाहते हो इस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड निकल जाए बाहर, तो तुम वहां पे H2 गैस को ला सकते हो, तो वो H2 गैस इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और मेटल अपनी अकेली हो जाएगी, ठीक है भाई। तो क्या हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है? यस सर। करता है। कैसे करता है? तो ये H2O मतलब H2 जो है, ये H2 गैस जो है, ये तो H2 गैस मेटल से रिएक्ट करेगा या उसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से।
यस, तो जब ये उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फिर मेटल कैसी हो जाएगी, कंबाइंड या है ना, या फिर अकेली अकेली। अकेली हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, हेबर्स प्रोसेस के अंदर? बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कुछ है नहीं खास। तो यूजेस ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था तुम्हें, मेथनॉल बनाने के लिए। नहीं, लास्ट में नहीं बताया था, ये अलग है। सर तो ये ये 10वीं में बताया था। हाँ, वेरी गुड। तो ये मेथनॉल बनाने के लिए यूज होता है। अमोनिया भी तुमने देख ही लिया पीछे, HCl भी बना था, मेटल हाइड्राइड भी बना था। याद है वनस्पति घी बनता था, H2 ऐड करते थे तो एल्कीन से एल्कीन बन जाता था। याद करो, याद करो। हाँ सर। यस एडिशन सर। रिएक्शन, तो जब एल्कीन है, एल्कीन के अंदर H2 डालते थे तो बॉन्ड टूटता था, इधर भी H और इधर भी H, तो वो सर वो एल्कीन बन जाता था। सैचुरेटेड वाला हाँ अनसैचुरेटेड का। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वनस्पति फैट बना रहे हैं, क्या करके, वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजनेशन करके। तो ऑयल में अगर हाइड्रोजनेशन कर दिया जाता है तो वो वनस्पति फैट बन जाता है। ठीक है। और एक ना आने वाले टाइम में 12th में तुम एक टॉपिक पढ़ोगे, फ्यूल सेल। वो फ्यूल सेल एनर्जी जनरेट करता है विद दी, और उसके अंदर क्या यूज करता है हम, H2O2, मतलब हाइड्रोजन का भी यूज होता है। तो वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। मतलब किसी को अगर रॉकेट वॉकेट में ऊपर जाना है तो वो वाटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये फ्यूल सेल है, H2O2 इसके अंदर यूज होता है। तो बस याद रखना, एक फ्यूल सेल के अंदर भी यूज होता है हाइड्रोजन, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और ये रॉकेट का फ्यूल भी है। आजकल तो वर्क हो रहा है, शायद तूने सुना होगा कि हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो जाए। ये रॉकेट का फ्यूल है, लेकिन आजकल काम चल रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पूरे पूरे वो की जा रही है पूरा, कि हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करें। ठीक है। अब वो कितना सक्सेसफुल है वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या डाई हाइड्रोजन के अंदर? क्या डाई हाइड्रोजन के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। सबने उतार लिया ये? सारा नहीं है। अरे ये तो चल, चलो ये याद रहेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है हाँ भाई। सर। ठीक है। अब देखो, अब ना मेरे पास आ रहे हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, बस सुन लेना। अब ये हाइड्राइड ना हमारे पास ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हाइड्राइड्स क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, बेसिकली हाइड्राइड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हाइड्राइड हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन इकोनॉमी बता देता हूँ। हाइड्रोजन इकोनॉमी पे शॉर्ट नोट आता है, इवन कॉलेजों में भी ये हाइड्रोजन इकोनॉमी पे आता है। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब यही है कि हम चाहते हैं, जैसा भी मैंने बात करी ना, कि आजकल क्या काम चल रहा है, हाइड्रोजन को हम किसके लिए यूज करें, एज अ फ्यूल यूज करें। तो यही हाइड्रोजन की इकोनॉमी है, हम उसकी इफिशियंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़े, इसको हम यूज करें। तो टेक्निक ऑफ यूजिंग डाई हाइड्रोजन इन एफिशिएंट वे, जैसे एनर्जी के रूप में हम इसे यूज करें, यूजिंग डाई हाइड्रोजन, नॉट द इलेक्ट्रिक पावर। तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी यूजिंग डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन से हम एनर्जी बनाना चाहते हैं, उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंदर मेनली 2 चीजें आती हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना। एक ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा स्टोरेज। अगर डाई हाइड्रोजन को तुम एनर्जी के रूप में यूज करना चाह रहे हो, किसी भी चीज में यूज करना चाह रहे हो, तो 2 चीजें मेनली इन्वॉल्व होती हैं। एक उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी, और उसको हम स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस, क्योंकि सॉलिड में तो ये होता ही नहीं। तो इसीलिए अब हम, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें क्या करना है, इफिशिएंट वे में बेसिकली यूज करना है डाई हाइड्रोजन को। और 2 चैलेंजेस आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंदर, 2 चीजें जिसको हम हाइड्रोजन इकोनॉमी बोलते हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 चीजें? पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड दूसरा है स्टोरेज। उतारो इसे पूरा का पूरा डिट्टो। किस हेडलाइन के अंदर सर? हाइड्रोजन इकोनॉमी क्वेश्चन आता है भाई, ये जो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये याद करने वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो शॉर्ट नोट के अंदर पॉइंट्स लिख कर आओगे ना, टेक्निक ऑफ यूजिंग डाइहाइड्रोजन एफिशिएंट वे, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी यूजिंग डाइहाइड्रोजन, and it involves the transportation and storage of dihydrogen in the form of liquid or gas. Same statements you have to use. ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? संकल्प, स्नेहा, माइका? No, sir. No, sir. ठीक। अब वैसे तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बस स्टिल याद रखना, अब हम हाइड्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्राइड मेरे पास 3 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। सारे बच्चे बोलेंगे आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक।
सारे बच्चे बोले। आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक। हाँ, मेटेलिक को हम नॉन स्टेचोमेट्रिक भी बोलते हैं, जो लास्ट वाला है मेटेलिक, ठीक है। तो एक मेरे पास हाइड्राइड्स बनेंगे आयनिक वाले, एक मेरे पास हाइड्राइड बनेंगे कोवेलेंट वाले म्यूचुअल शेयरिंग वाले, और एक बनेंगे मेटेलिक वाले जो कि नॉन स्टेचोमेट्रिक है, मतलब थोड़े से प्रॉपरली वो मोल यूज नहीं करेंगे, उल्टे सीधे हो सकता है 0.89 0.98 इस तरीके से, पूरा एक कंप्लीट मोल नहीं आता, तो उसे हम नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्तिकेय, मैंने क्या बोला, कितने टाइप के हाइड्राइड होते हैं हमारे पास? 3 टाइप्स के। ठीक है। तो हाइड्राइड तुम सबको पता ही है कि नोबल सर गैस के पिछला अलावा, वाला पेज लगा दो सर। हाँ ठीक है, तो तुम सबको पता ही है कि नोबल गैस के अलावा हर कोई हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, तो नोबल गैस के अलावा अगर हर कोई हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है तो वही हाइड्राइड बनाएगा फिर, ठीक है। जैसे बोरोन हाइड्राइड बनाता है B2H6, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है MgH2, सोडियम बनाता है, ठीक है, NaH, तो सोडियम हाइड्राइड। तो ये इतने जो ये मेरे पास हैं, तो ये सब हाइड्राइड्स हैं, और ये हाइड्राइड बेसिकली 3 टाइप के हम होते हैं नेचर में, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक, ठीक है। तो ये मेरे पास बाइनरी का मतलब क्या है, 2 चीजें होंगी ना, एक तो वो मेन चीज होगी मेटल या नॉन मेटल जो भी है, ये ई का मतलब है वही, और ये हाइड्रेट, तो भाई हाइड्रेट तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ही। भाई हाइड्रेट क्या अपने आप में हाइड्रेट बनाएगा क्या? नहीं ना, सोडियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा या एल्यूमिनियम होगा या बोरोन होगा, कुछ तो होगा जिसके साथ वो हाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। तो वो हाइड्राइड है, और ये ई का मतलब एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ ये ऐसे हाइड्राइड बना सकते हैं, ठीक है, इस रूप में EHX और या फिर E2 EM और HN समथिंग। इसका मतलब है यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे NaH, तो यहाँ पे Na भी 1 है, H भी 1 है। MgH2, Mg 1 है लेकिन H2 है, ठीक है। B2H6, तो यहाँ पे B2 है और H6 है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के हाइड्राइड होते हैं ना भाई, तो किसी भी रूप में मिल सकते हैं। तो कितने टाइप के बोले थे मैंने अभी कार्तिक हाइड्राइड? सर 3 टाइप के, आयनिक, तो कोवेलेंट, मेटालिक। आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक, ठीक है भाई। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर?